तो हम पार्ट टू थर्मो में क्या पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, एक्सप्लेनेशन करता हूं। देखो, तो जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ना है? हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी। चलिए, क्या है हीट कैपेसिटी? ध्यान से सुनना। जैसे एकदम ध्यान से मैं तुमको समझाता हूं। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये है चीज, ऑब्जेक्ट मतलब चीज, ये कोई चीज है। मान लो इसका टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम ऐसे फोटो बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई चीज है। क्या है? चीज है ना? है ना? और इस चीज का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। हमारा मन किया, क्या किया? मन किया ना कि इसका टेम्परेचर को हम 31 कर दे। कितना कर दे? 31 कर दे। मतलब इसकी टेम्परेचर 30 है, हम इसके टेम्परेचर को कितना से बढ़ाना चाहते हैं? 1 से। तो 1 से टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा? इसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो गर्म कैसे होता है? गर्मी देने से, है ना? इसको नीचे से आग लगाएंगे। लगाओ ना। आ हा हा हा, देखो जल रहा है। ये जब जलेगा, है ना, तो इसका आग लगेगा तो धीरे धीरे इसकी गर्मी क्या होगी? बढ़ेगी। तो धीरे धीरे इसका गर्मी बढ़ रहा है। गर्मी बढ़ते बढ़ते पता चला इसका टेम्परेचर कितना से बढ़ गया? 1 से। तो कहता है ना कि किसी के टेम्परेचर को 1 से बढ़ाने के लिए जितना गर्मी देते हैं ना, उस गर्मी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। क्या समझ में आया? किसी का भी टेम्परेचर, कोई जरूरी है कि 30 होगा। मान लीजिए 100 है, तो 100 से कितना करेंगे? 101। तो 1 से बढ़ाने के लिए जितना हीट हम सप्लाई करते हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को ही क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अच्छा, अगर मान लो, सुन लो, एक एग्जांपल देता हूं। इसका टेम्परेचर 30 था, सुनना, हमने बढ़ा करके 40 किया। कितना किया? और ये करने के लिए हमने हीट दिया है 10 जूल। कितना दिया है? 10 जूल। तो देखो, 10 जूल हीट देने से टेम्परेचर कितना से बढ़ा है? देखो तो, 10 से। तो 10 से बढ़ाने के लिए 10 जूल देना है ना। अगर 1 से बढ़ाना होगा तो 1 देंगे। तो यही कहलाता है हीट कैपेसिटी। और इसका फॉर्मूला आता है, देखो क्या, C इज इक्वल टू, क्या लिखा है बताओ, Q अपॉन डेल्टा टी। मतलब देखो क्या है, ये सी रिप्रेजेंट करता है हीट, कुछ लिखो मतलब लिखा है किसको? हीट कैपेसिटी को। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? हीट को। और डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन टेम्परेचर। तो किसी के टेम्परेचर को 1 से बढ़ाने के लिए जितनी, तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, यहां हमने 30 से कितना किया है? 40। तो इसके लिए टेम्परेचर कितना दिया है? 10। तो यहां गैप कितने का है? 10 का। तो 10 से बढ़ाने के लिए हम 10 दिए है ना, 1 से बढ़ाने के लिए 1। तो जो 1 जूल वैल्यू है ना, उसको क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। 10 जूल को हीट कैपेसिटी नहीं बोलते हैं। कितने को बोलेंगे? 1 को। तो यही डेफिनेशन आता है। पढ़े हो तो पहला लाइन क्या लिखा है? लिखा है ना, देखो, amount of heat is given to a substance is to change the temperature by 1। अच्छा, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस भी लिखा है, 1 केल्विन, ऐसा क्यों? क्योंकि चेंज है ना। आओ ना, 30 को कन्वर्ट करो केल्विन में, कितना होगा सोचो तो? 273 प्लस 30 कितना होगा? 303। इसको करो तो केल्विन में 313। एक काम करो, इसका डिफरेंस निकालो तो 10। इसका मतलब डिफरेंस जब हम डिग्री सेल्सियस में निकालें या केल्विन में निकालें, डिफरेंस हमेशा क्या आता है? सेम। तो वो डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है भैया? इवन कि फारेनहाइट में भी ले सकते हैं, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। आगे सुनना, एक क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट में देख लो, बन जाएगा ना, देख लो, है ना? बस कुछ है नहीं, हाँ, वो क्यू को भाग दिया है। क्या लिखा है उसमें? फाइंड द हीट कैपेसिटी इफ 50 जूल हीट इज गिवन टू ए सिस्टम टू चेंज द टेम्परेचर बाई 25। हाँ, तो 50/25 कर दिया, आ गया कितना? 2। अब नीचे इसकी चर्चा किसका किया है? यूनिट का। देखो कर लेते हैं।
सी इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। जरा देखो तो, हीट का यूनिट क्या हो सकता है, जूल, और टेम्परेचर का केल्विन। तो ये एक यूनिट आ गया ना, जूल पर केल्विन। अच्छा, कोई जरूरी है कि टेम्परेचर का केल्विन ही होगा? डिग्री सेल्सियस भी तो हो सकता है। कोई जरूरी है कि हीट जूल ही होगा? किलो जूल भी तो हो सकता है ना? कोई जरूरी है कि जूल ही किलो जूल होगा? कैलोरी भी तो हो सकता है, तो कैलोरी पर केल्विन। कोई जरूरी है कि यही होगा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यह है कि यहां पे तुम कुछ भी रख सकते हो और यहां पे कुछ भी रख सकते हो, इसका कोई फिक्स यूनिट नहीं होता है। ये हो गया, तो यहां तक की समझ में आया। नीचे जाओगे थोड़ा तुमको डिफिकल्ट एक चीज दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन वगैरह, वो बता देता हूं, जेई में आता है वहां से सवाल, सुनो जरा। तो अभी बोर्ड पे देखना, हमने देखा C इक्वल टू क्यू अपॉन क्या है, डेल्टा टी। तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C डेल्टा टी। Q मतलब हीट, C मतलब हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का चेंज। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग फिजिक्स में बहुत जगह पढ़ते हैं, पता है क्या? तुम लोग पढ़े ही होगे कि मान लीजिए इतना बड़ा कोई रॉड है, तो इस छोटे से पार्ट को डीएक्स बोलते हैं। अगर पूरा एक्स है तो एक छोटे से कट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? ऐसा कई फिजिक्स में पढ़े होगे। फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा निकलता है। एक बात बताओ, क्यू का छोटा फॉर्म क्या होगा, डी क्यू लिख सकते हैं। सी तो कांस्टेंट है, डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, डी टी। अगर इसको इंटीग्रेट मार दे तो डी क्यू हो गया क्या, क्यू। लेकिन ये देखो फॉर्मूला बन गया, आ हा, देखो क्यों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये बताता है ना कि सी जो है वो किसका फंक्शन है, देखो तो, टेम्परेचर का। तुम बोलोगे कि सर इस क्या सही बात है, हाँ ये सही बात है। हीट कैपेसिटी जो होता है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वो तो क्या है ना कि 99% ऐसे सवाल ज्यादातर आते हैं ना जहां सी को लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट लोगे तो ये तो बाहर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, सी इंटीग्रेशन dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा टी। तो फॉर्मूला ये आ जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको क्वेश्चन कहां से पूछेगा, यहां से। लेकिन थोड़ा अगर लेवल हाई कर दिया, लेवल हाई मतलब अगर C कांस्टेंट नहीं है, C किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तो गड़बड़ा जाएगा। तुमको इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कौन है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C डेल्टा dt। और यहां कहां से कहां तक करेंगे, T1 से T2 तक। तो इसके ऊपर एक सवाल है, कहां पे मैं बताता हूं। इधर देखो तो, अगले पेज में देखो तो, नेक्स्ट पेज में है ना एक क्वेश्चन, करके एक बार देखो। ये क्वेश्चन ऐसे जेई में आता है, जहां सी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, उसमें इंटीग्रेशन आता है। तो ये थोड़ा स्पेशल केस है, मतलब ऐसा नहीं कि यही आएगा ना, ये जेई एडवांस में आता है मोस्टली, कभी कभी मेंस में आ सकते हैं। तो एक बार देख लो वो सवाल, देखो कैसे उसने किया है। उसने इंटीग्रेशन किया है, एक बार देखो, देखो देख नहीं, पता नहीं क्या देख रहे हैं ये लोग। हाँ क्या देख रही है पूरा अंधेरा करके देख रही है, थोड़ा लाइट बढ़ाओ ना, सबको दिखना चाहिए क्या देख रही हो। हाँ देखो तो इंटीग्रेशन मार के, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी डी टी, T1 से लेके T2 तक, है ना? क्या है जंगी, आए, मजा आ रहा है? थोड़ा लिख लो ना कितना है, बताओ एग्जाम में सैटरडे को। ले परीक्षा लगता है ऑप्शन था करे, तो कितना दिए, कितना आया, 136 केमिस्ट्री में। टोटल कितना है, 101, 100 पार कर दिया, सेंचुरी पूरा दिया ना अच्छा तुम्हारा कितना है, 263, सिर्फ 63 केमिस्ट, ठीक है, अच्छा है वैसे, चलेगा। देखो ना क्या देख रहा है उल्टा सीधा, हम देखने कुछ और बोले, कुछ और दिख रहा है। ये पीडीएफ कहाँ से दिखना चालू कर दिया रे, ये कहाँ से आया? आज वाला हम बोले हैं ना खोलने के लिए। अरे आज हमने एक नया भेजा है, जो आज के लेक्चर में हो रहा है उसके पीडीएफ हमने काट के भेजे हैं, बड़े वाले में कहीं है, लेकिन हमने काट के भेजा है ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ऐसा क्योंकि उसमें से हम बीच में से उठाए हैं ना, इसलिए। पता चला कुछ, क्या पता चला, देखो तो, आए, क्लियर तो है लगता है, देखो, है ना? देखो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी डी टी। बोलो तो C का इक्वेशन क्या है, टू टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर प्लस 30 dt। कहां से कहां तक है, अरे एक से दो है ना, लिखा है ना, एक केल्विन से दो केल्विन। करो तो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करना सिखाता हूं। इंटीग्रेशन का रूल होता है, सेपरेट सेपरेट करते हैं, देखो, इंटीग्रेशन 1 to 2,
2t² dt। फिर कैसे करेंगे, 1 to 2 3t dt। कर दिया इंटीग्रेशन। आगे देखो, इसको इंटीग्रेशन जब करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 2 बाहर ले लो, क्या बचेगा, t² dt। कहां से कहां तक, 1 से 2। 3 बाहर ले लो, क्या बच्चा है, 3dt बच्चा। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। आओ तो इसका इंटीग्रेशन ले ले, कितना होगा बोलो भैया, t3/3 होगा। फिजिक्स में तो बहुत पढ़े होगे, पावर को बढ़ा करके और जितना पावर है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, प्लस इसको कितना लिखेंगे, t²/2। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। चलो डालो ना, कैसे डालेंगे, एक काम करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, किसको, कांस्टेंट को, 2/3 क्या बोलते हो, और इसको ऐसे लिखते हैं, 2 का क्यूब - 1 का क्यूब। देखो तो ऐसे तो होता है, अपर लिमिट को पहले लगते हैं, लोअर लिमिट को बाद में रखते हैं, बीच में क्या कर देते हैं, माइनस। मतलब इसको हमने यहां रखा क्यूब, फिर इसको यहां रखा और बीच में क्या कर दिया, माइनस। इसको क्या करेंगे, बाहर, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। आगे देखो जी, 3। इसको कैसे करेंगे, 2 को बाहर ले ले, फिर रखो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, हो तो क्या, बस इसके आगे कर लो गुना भाग, जो आएगा ये क्या है तुम्हारा आंसर। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन से भी सवाल आ सकते हैं, यही है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत मैथमेटिक्स है। क्लियर है, तो ये तुमको निपटा दिया, तो ये मैं समझाया तुमको यहां तक, ओके ठीक है। फिर सुनो, फिर से आओ, फिर से बोर्ड पे सुनना। अभी हमने क्या समझा कि कोई एक सब्सटेंस है, अगर उसकी हीट को कितना से बढ़ाना है, 1 से, तो जितना हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। अब थोड़ा सा चेंज है, हीट कैपेसिटी के बाद दूसरा टॉपिक तुम देखो लिखा होगा नीचे में, क्या देखो तो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तुम बोलोगे कि सर ये अलग है क्या, कि वही वाला है, देखो थोड़ा सा अलग है, इतना तो सेम ही है ना, अलग क्या है, स्पेसिफिक। तो सुन लो, दोनों के डेफिनेशन, दोनों को डेफिनेशन पढ़ो तो, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन में क्या फर्क है, कंपेयर करके पढ़ो, तुमको पता चलेगा। क्या लिखा है इसके डेफिनेशन में, अच्छा यहां लिखा है, उसमें लिखा था ना कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 से बढ़ाने के लिए जितना हम हीट देते हैं, इसमें लिखा है कि वो सब्सटेंस कितना होना चाहिए। तो इसका मतलब सब्सटेंस का मास नहीं मेंशन किया हो ना, तो उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। और अगर उसका मास हम ले लेंगे कितना, 1 ग्राम, अब उस 1 ग्राम, अब मान लो इस सब्सटेंस का हमने हीट दिया 10 जूल, तो ये कहलाएगा हीट कैपेसिटी। लेकिन कोई बोलेगा कि इसका मास 1 ग्राम ही है, तब वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो स्पेसिफिक टर्म है ना, ये तब यूज करते हैं जब उसमें क्या आता है, ग्राम आता है। तो देखो इसके फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंज है, देखो क्या चेंज है, पहले तो इसमें सिंबल में चेंज हो गया है, सी नहीं है, यहां क्या है, एस है। और फॉर्मूला क्या है, Q/Δt तो है ही, थोड़ा सा चेंज है, एम। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को। इसका यूनिट क्या लेना है, देखो तो, ग्राम। ये ध्यान रखना, हो सकता है फिजिक्स में केजी वगैरह लेते होंगे, मे भी फिजिक्स में पढ़ाएंगे तुमको सर समझाएंगे, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में तो मास किस में होता है, ग्राम में। डन हो गया, इसके ऊपर कुछ है सवाल लिखा क्या, नहीं, इसका यूनिट लिखा है, चलो यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। क्यू का यूनिट क्या होगा, जूल, इसका यूनिट ग्राम, और टेम्परेचर का केल्विन। तो देखो यूनिट क्या होगा, जूल पर ग्राम पर केल्विन। अच्छा कोई जरूरी है कि जूल होगा, किलो जूल भी हो सकता है, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यह है कि यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम की जगह फिक्स है, क्या होगा, ग्राम ही होगा। क्लियर हो गया, निपट गया भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। ओके, इसमें भी इंटीग्रेशन है, अभी खुद से समझ लो, तुम समझ गए होगे, है ना। जैसे उसका हमने इंटीग्रल फॉर्म देखा था, देखो इसका भी इंटीग्रल फॉर्म ऐसे आएगा ना, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं है, तुम देख लो। उसमें क्या था, सी डी टी, इसमें क्या है, एस डी टी। एम को बाहर क्यों लिए हैं, क्योंकि ये मास तो कांस्टेंट होता है, तो फॉर्मूला सेम ही है, कोई चेंज नहीं करना, इंटीग्रेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। चलो फिर से बोर्ड पे सुनो। तो अभी तक हम 2 पढ़े, फिर से लिस्ट बनाता हूं। पहला हमने पढ़ा हीट कैपेसिटी, दूसरा पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो, अब थोड़ा हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में न तो ये होता है न ये होता है, केमिस्ट्री में कुछ अलग होता है, इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। देखो तीसरा चीज इसमें लिखा है ना, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मैं तुमको बता देता हूं, ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये ज्यादातर फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में कम है। केमिस्ट्री में ये आता है सबसे ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई सब्सटेंस का में उसके टेम्परेचर को 1 से बढ़ाने के लिए जितना हीट देते हैं वो है हीट कैपेसिटी। अगर वो सब्सटेंस 1 ग्राम है तो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उस 1 ग्राम को छोड़ दो, 1 ग्राम की जगह क्या लिख दो,
एक मोल। ये जो मोल शब्द आ गया तो फिर कौन हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी, कोई चेंज नहीं है। अब सुनना, तो इसका मतलब इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है, तो इसको हम अलग से हेडिंग बना करके समझाते हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। एक बार डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू वन मोल सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो कुछ कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर है कि हाँ जी 1 मोल होगा तो ये करेंगे। लेकिन ये मोलर हीट कैपेसिटी अब फर्दर डिवाइड होता है कितने भाग में, दो भाग में। पहला क्या लिखा है बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी को ही दो अलग अलग कंडीशन में हम कैलकुलेट करेंगे। पहले करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, पहली बार मैं नहीं बोल रहा हूं, पिछले भी लेक्चर में हम बात किए थे, कहा याद है, हीट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। कोई बता सकता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, किसी को याद नहीं है। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर जो कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिखा है, साफ साफ लिखा है, देखो। हीट ऑफ रिएक्शन के क्लासिफिकेशन में लिखा है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब मोटा मोटा लिखा है। जब इंथैल्पी हम पढ़ा रहे थे, कांस्टेंट का है, नहीं ऐसे कुछ भी बोल रहा है। हीट ऑफ रिएक्शन कहां पे पढ़ाए हैं तुम, ढूंढो। जिस दिन इंटरनल एनर्जी पढ़ाए थे ना, पहला या दूसरा लेक्चर में, देखो साफ साफ लिखा है क्लासिफिकेशन। हीट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार के हैं, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी। जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो इंटरनल एनर्जी। तो ये पहली बार थोड़ी आया है, पहले भी आ चुका है। अभी सुनो, अब यहां कहता है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तुम मोलर हीट कैपेसिटी निकालोगे ना, उसका सिंबल उसने लिखा है, क्या लिखा है, सीपी, और इसको क्या बोलते हैं, सीवी। तो याद रखना सिंपल है, कांस्टेंट प्रेशर हो तो सीपी, कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो सीवी। यहां तक क्लियर है। और आगे का एक्सप्लेनेशन देखो तो यहां तक, फिर देखो, अरे आगे बढ़ो ना यार, रुक क्यों जाता है, देखो रुक गया, कहाँ गया, ये वाला पीडीएफ खोलो तो। दिमागे हाथ में नहीं है एक्चुअली, दिमाग तुम लोग कम चलाते हो, दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। जब हम बोले कि पीडीएफ खोलना है तो उसके बाद पीडीएफ तुरंत स्विच भी होना चाहिए। तुम्हारे अंदर लेजीनेस है, तुम लोग के अंदर, खोल लिया, खोल के बैठा हुआ है। हम स्विच भी कर दे तभी स्विच नहीं किया, मतलब माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, कहीं दूसरी जगह चला जाता है, इसलिए ऐसा होता है। चलो, है ना, फटाफट चीजें होनी चाहिए ना। चलो तो देखो, अब इसको अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन किया है, देखो सुनो ध्यान से। हमने अभी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखा था, C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। अभी हम लिख रहे हैं सीपी, देखो कैसे लिखेंगे, सीपी इज इक्वल टू क्यू, क्यू ही क्या यहां बनेगा बोलो, डेल्टा एच। क्यों बन गया, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है, डेल्टा एच। तो उस क्यू के जगह हम क्या लिख दिए हैं, डेल्टा एच, नीचे क्या रखेंगे, डेल्टा टी। चूंकि मोल है ना तो किससे भाग देंगे, एन से। तुम बोलोगे सर वहां तो भाग नहीं दिया है, उसमें लिखा है कितने के लिए, 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल के लिए कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ एन लिखने की जरूरत नहीं है। इधर ऐसे ही क्या लिखेंगे, सीवी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तो देखो, अब हम ये फॉर्मूला याद रखने के कई तरीके हैं, कई लोग ऐसे याद रखते हैं, मैं बोलता हूं ऐसे याद मत रखो, इसको अच्छे से कर दो। कैसे लिख दो, डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी, ऐसे याद रखना थोड़ा आसान रहता है। और इसको क्या रखेंगे, डेल्टा यू सीवी डेल्टा टी। लेकिन ध्यान रखना इसमें मोल कितना है, 1। अगर एक से ज्यादा मोल आया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी, और इसमें हो जाएगा एन सीवी डेल्टा टी। तो तुम ज्यादा कुछ मत याद रखो, तुम लोग ऐसे याद रखो सिर्फ कि दो फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, और डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। ध्यान क्या रखना है, कांस्टेंट प्रेशर तो यहां क्या होगा, डेल्टा एच, और कांस्टेंट वॉल्यूम तो यहां क्या होगा, डेल्टा यू। इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यह हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही तो इतना बात लिखा है। इसके भी यूनिट की चर्चा हम चाहे तो कर सकते हैं, करके देख लो। देखो सीपी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी। चलो, इस ये तो हीट है, क्या होगा, जूल, और डेल्टा टी का क्या, केल्विन, और एन मतलब मोल, यहां पे मोल लिख दो तो क्या ही बन गया, जूल पर मोल पर केल्विन। खत्म। ऐसे कई सारे यूनिट पॉसिबल है जो मैं वहां पर लिखा हुआ है, डन हो गया, खत्म। आगे बोलो, इसके बाद फिर सवाल देखेंगे। अब देखो एक नोट में एक बात लिखा है ऊपर में, देखो तो राइट साइड में, देखो क्या लिखा है,
डेल्टा एच का फॉर्मूला है एन सीपी डेल्टा टी। जरा ध्यान से देखो तो, अगर एन 1 है और डेल्टा टी भी 1 है तो डेल्टा एच किसके बराबर है? सीपी के। सिमिलरली डेल्टा यू है एन सी भी डेल्टा टी, अगर एन 1 है और डेल्टा टी 1 है तो डेल्टा यू किसके बराबर है? सीवी के। ये इसका मतलब सीपी और सीवी जो है ना, ये कुछ नया चीज नहीं है। सीपी क्या है वास्तव में? डेल्टा एच को ही बोलते हैं। यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग, इट इज इक्वल टू डेल्टा एच। लेकिन कब? जब एन का वैल्यू कितना हो 1 और टेम्परेचर चेंज कितना हो 1। तो ये बहुत सरल बात है, वही देखो उसमें समझाया है। फिर से देखो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है, समझ गए? देखो तो सही है ना, देख लो। डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी है, तो हम डेल्टा एच की जगह डी एच लिखेंगे, डेल्टा टी की जगह dt लिखेंगे, उसको इंटीग्रेशन मारेंगे तो देखो सही तो बैठ रहा है ना। तो हमने सारे फॉर्मूले को इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया है कि कहीं जरूरत पड़े। वैसे जेई एडवांस में आता है इंटीग्रेशन वाले, जेई मेन सीटी कहीं नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है ना, रेयरली कभी कहीं पूछता है। तो हो गया यहां तक तो समाप्त। तो देखो अभी तक हम एक बार फिर से कंक्लूजन देता हूं, बोर्ड पे देखो क्या कंक्लूजन, बोर्ड पे कंक्लूजन देखना। हमसे आएगा पहला हीट कैपेसिटी, दूसरा आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीसरा आएगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो सुनो, हीट कैपेसिटी पूछा है तो सी है, क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन डेल्टा टी। डन। ये पूछेगा तो क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, है ना स्पेसिफिक में। मोलर पूछेगा तो मोलर में एक नहीं पूछेगा, मोलर जब भी आएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा कि प्रेशर कांस्टेंट है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसीलिए मोलर में दो वैरायटी हो गए हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अलग अलग है। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या है? सीपी, और सीपी का फॉर्मूला होगा डेल एच अपॉन एन डेल्टा टी, और यहां सीवी क्या होगा? डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। याद रखने के लिए मैं बोला, इसको ऐसे मत याद रखो, ऐसे गुना करके याद रखो। डेल्टा एच इक्वल टू कैसे याद रखो? एन सीपी डेल्टा। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मन करो वैसे भी याद रख सकते हैं। और यहां से डेल्टा यू क्या आएगा? एन सी भी डेल्टा टी। तो यही इतना तो फॉर्मूला है, देख लो। यही चार चीजें हम डिस्कस किया। ये वाला कब यूज करेंगे? जब सवाल में कहीं ये ना लिखा रहे कि एक मोल है या ग्राम है, कुछ नहीं लिखा हो तो ये है। ये केमिस्ट्री में ना के बराबर आता है, नहीं आएगा कहीं। ये फिजिक्स में आता है, ये केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आएगा, फिजिक्स में सबसे ज्यादा ये आता है। केमिस्ट्री में ये दोनों आएगा। कहीं अगर चर्चा किया हो मोलर हीट कैपेसिटी का, उसमें पक्का लिखा रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमको ये उठा लेना है। और कहीं लिखा है कांस्टेंट प्रेशर तो ये उठा लेना है। एन की जगह क्या रख देना है? मोल। सब रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से हमने दो चीज निकाला, एक निकला सीपी और दूसरा निकला सीवी। इन दोनों का आपस में रिलेशन है जो नीचे लिखा है। क्या लिखा है देखो तो? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या लिखा है? एन इंटू आर। यहां एन किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल को। आर तो तुमको पता है कौन सा? गैस कांस्टेंट, उसमें लिखा है ना। और उसमें यह भी लिखा होगा कि आर की कौन सी वैल्यू इसमें लेना है। देखो कौन सा लेना है? 8.314, या फिर इसके जगह 2 कैलोरी। मतलब यहाँ आर का वो वाला वैल्यू मत ले लेना। कौन वाला? 0.082। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों वैल्यू जूल में होता है, तो हम यहां भी वैल्यू किसका वाला लेंगे? जूल वाला लेंगे, लीटर एटीएम वाला ना लेना। नीचे थोड़ा और जाओ, नीचे तुम तो और जाओगे तो देखोगे कि सीपी माइनस सीवी आर है, जब एन का वैल्यू कितना है? 1। तो एक काम करो तो सुनना, कुछ देर पहले अभी हम पढ़े हैं कि सीपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी। अगर एन 1 है तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको स्मॉल करके लिखे तो क्या लिखेंगे? डी एच अपॉन डी टी। देखो एक रिलेशन लिखा है, देखो तो, डी एच अपॉन डी टी माइनस डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिखा है? आर। तो ऐसे करके भी परीक्षा में कई बार आ सकते हैं रिलेशन, तो हमको एक ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए। ये हो गया। और एक बहुत अच्छा चीज इसमें लिखा है रेशियो के बारे में, कि अगर हम सीपी और सीवी का रेशियो ले लें तो क्या कहलाता है? देखो कैसे लिखा है, देख रहा बोर्ड पे? आह, ऐसे है। इसको पता है क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं, लेकिन उसका नाम लिखा है पॉइजोन्स, पॉइजोन्स रेशियो। तो परीक्षा में इसे कई बार सवाल आया है। पॉइजोन्स रेशियो किसको बोलते हैं? सीपी बाई सीवी। उल्टा मत कर देना, सीबी बाई सीपी नहीं है, सीपी बाई सीवी है। तो बहुत आसान है, देखो तो, है ना, तो कुछ था ही नहीं। अब एक नीचे एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन दिया है, देखना ध्यान से। उसके अगले पेज में देखो क्या लिखा है, कि अगर सीपी माइनस सीवी आर है तो एक डिवाइड किया है दोनों साइड। किससे डिवाइड किया है? सीवी से। चलो हम डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। देखो तो, ऐसे कर दिए कट्टा, तो क्या बचेगा? सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू कहां से आ गया? -1 इज इक्वल टू आर बाई सीवी। इसको क्या बोलते हैं?
गामा, पॉइजन रेशियो। तो गामा -1 क्या हो गया, आर अपॉन सीवी। और कुछ डिराइव किया है उसमें, और भी किया है, बताओ ना कैसे किया है। गामा को ऐसे लिख सकते हैं, आर अपॉन सीवी +1, यहां तक सही है। और क्या लिख सकते हैं, इसको रियो ले लिया, ये क्या बोलते हैं, एलसीएम ले लो, तो ऐसे बच सकता है। और कुछ, कुछ नहीं, इसको गुना, मैंने कुछ भी ऐसे कुछ भी कर रहा है यार, है ना, तो ऐसे कर सकते हो। बोलोगे सर ये क्यों आपने किया, क्यों किया ना, एक और एग्जाम में यही आया था सीधा रिलेशन, यहां से पूछता है, तो ये हमको करने आना चाहिए, है ना, तो इसीलिए मैं इलस्ट्रेशन दिया हूं थोड़ा समझाने के लिए। अब नीचे एक 3 पॉइंट लिखा है, इसको याद रखना पड़ेगा, देखो क्या लिखा है, याद कर लेना। सीपी की वैल्यू 3 लोगों के लिए दी गई है, कहीं अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल देखो कौन कौन है, सारे नोबेल गैस। डाई एटॉमिक में कितना होता है, एग्जाम्पल लिखा है देख लो। और पॉली एटॉमिक में 4, पॉली एटॉमिक वाले सवाल आते नहीं है, तो आएंगे मोनोएटॉमिक, डायटोमिक। अच्छा तो एक क्वेश्चन इसमें लिखा है क्या, अच्छा इसमें सवाल नहीं लिखा, नहीं लिखा है, तुम एक क्वेश्चन करके देखो तो रफ में ये वाला, खुद से करो तो, कैलकुलेट सीवी फॉर 2 मोल O2। 2 मोल O2 के लिए सीवी निकालो, तो कैसे निकालोगे, उसमें लिखा नहीं है, इसको निकाल के थोड़ा बताओ तो। बोले तो कैसे किए हो दिखाओ, आए, क्या क्या, कुछ नहीं लिया, कौन से फॉर्मूले से बनेगा बताओ, टेम्परेचर की जरूरत है, कैसे। अरे भैया ये कैसा गैस है देखो तो, इसका सीपी कितना है, 7/2 आर। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं ना, CP - CV n r। क्या बोका वाला दिमाग लगा रहा है, 7/2 आर माइनस सीवी इज इक्वल टू 2 आर, तो निकाल लो सीवी यहां से। क्या फालतू लेकर रहा है, टेम्परेचर की जरूरत है, टेम्परेचर कहाँ डालोगे कहाँ, आया है ना, कितना आता है बताओ, क्या। हाँ सीवी पूछा है, हम कहाँ बोल रहे हैं, सीवी पूछा है, ये सीख लो। तुम लोग का दिमाग सही में नहीं चलता है यार, सही में लफड़ा यार, हम कितना नहीं पढ़ाएंगे, ये मैं पीडीएफ डिलीट कर दूंगा अगर तुम लोग नहीं सीखे ना, तो नीट का फिर पढ़ाना पड़ेगा। ये महाएफटीवी का पीडीएफ है, तो हम फिर कंटेंट डाउन कर देंगे कि तुम्हारा रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है, एक्चुअली तुम सीख नहीं रहे हो जितना आप लेवल देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लेवल सेम दे, लेकिन नहीं। अब बताओ, हमने पूछा है सीवी, हमने भी लिखा है कि इसका सीपी कितना होता है, 7/2। तो ये फॉर्मूला से तो हम कर सकते हैं ना, CP - CV n r।
तो हमको सीपी यहां पे वैल्यू रख देंगे किसका, सीपी का। तो सीवी निकल गया, खत्म। कितना आएगा आंसर, देखो तो कितना आएगा। इसको करो ना, सीवी को लेके जाओ, 7/2r माइनस 2r, कितना आएगा बोलो। 2 दूनी 4, 3 भाई, हाँ 3r/2। सही तो है, ऐसे करते हैं, बस सिंपल है, कुछ है ही नहीं, बड़ा सरल है भाई। तो ये तुम थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये निकल गया, है ना? आसान है पूरा। चलो अगला, छोटी छोटी टॉपिक है, इसको निपटाते हैं, कुछ है ही नहीं। खुला रहने दो ना। अच्छा, अच्छा बंद करोगे, अच्छा हाँ ठीक है, चलेगा। चलो थोड़ा सा और देखते हैं, बोर्ड अलग ही हैंग करता है यार। एक्चुअली बोर्ड हैंग करता है ना, ये लाइव ज्वाइन किया इसकी वजह से। हाँ देखो, अब थोड़ा सा और एक दो बात मैं बताता हूं। देखो वहां पे कुछ लिखा है, देखो तो क्या लिखा है, किरचॉफ्स इक्वेशन। ये किरचॉफ्स इक्वेशन क्या है, मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। अभी तक हम जिंदगी में डेल्टा एच और डेल्टा यू पढ़े हैं, कैसे निकालते हैं। ये बहुत फॉर्मूला हो गया, अब तो तुम्हारा सब खिचड़ी हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स पूरा पूरा खिचड़ी हो जाएगा। क्योंकि डेल्टा, हाँ फिजिक्स वाला को तो रहने दो, केमिस्ट्री में खिचड़ी हो जाएगा। क्योंकि डेल्टा एच के ही कई फॉर्मूले हो गए। तुम देख लो, डेल्टा एच का पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़ाए थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी डेल पी डेल एन आर टी। चलो इतना फॉर्मूला है। अब आज पढ़ा रहे दिए एक और डेल्टा एच का, किसके टर्म में, सीपी के टर्म में, डेल्टा इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। अब लो, अब तुम एग्जाम में क्वेश्चन में जब बनाओगे तुमको यही नहीं पता चलेगा कौन कहां यूज करना है, जा नहीं पता चलेगा। अगर किसी सवाल में सीपी और सीवी दिया रहे तो समझो ये फॉर्मूला यूज होगा, कौन वाला, एनसीपी डेल्टा टी वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर सीपी सीवी की चर्चा ना हो तो नॉर्मल है। अब सुनो, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम डेल्टा एच और डेल्टा यू निकालना सीख लिए तो वो डेल्टा एच और डेल्टा यू, कल के सैटरडे के पेपर में आया था ना कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो एच और यू दोनों ही क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट था। मान लो कि एक T1 टेम्परेचर पे डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा H1 है, तो T2 टेम्परेचर पे कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए इक्वेशन पढ़ना, उसका नाम क्या है, किरचॉफ्स इक्वेशन। देखो फॉर्मूला कैसे लिखा है, इसके दो पार्ट किए हैं, ध्यान से दिख रहा है। पहला पार्ट कौन है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा इज कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, देखो कैसे लिखा है। हाँ वॉल्यूम, तो पहला क्या लिखा है, डेल्टा एच एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा सीपी। ये फॉर्मूला तुम बोलोगे, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे सर। देखो मान लीजिए टेम्परेचर है T1, उस पे डेल्टा एच का वैल्यू दिया है, हम यहां पे पुट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा एच की वैल्यू x है, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा एच कितना होगा, ये फॉर्मूला में रख देंगे। T1 टेम्परेचर पे डेल्टा एच यहां रखो, तो T2 का हम निकाल सकते हैं, और दोनों टेम्परेचर का क्या लेना है, डिफरेंस। और उस क्वेश्चन में डेल्टा सीपी की वैल्यू दी रहेगी। वैसे हमने लिखाया भी होगा डेल्टा सीपी का मतलब क्या होता है, इसमें नहीं लिखा है क्या, सीपी सीपी माइनस सीपी, पगला गई क्या नहीं नहीं, ये क्वेश्चन में है, इसमें नहीं है, क्वेश्चन में पता चलेगा। डेल्टा सीपी का मतलब होता है सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट। मान लो ए से बी बन रहा है, तो बी का सीपी में से किसके सीपी को घटाएंगे, ए के सीपी को, तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा सीपी। ठीक है, देखो सेम फॉर्मूला हम यूज किए हैं किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम में। सही बात है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा एच नहीं होता है, क्या होता है, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू के भी टर्म में वैसे लिखेंगे, और जब डेल्टा यू लिखोगे तो वहां डेल सीपी नहीं आएगा, क्या आएगा, सीवी आएगा। क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीपी नहीं होता है, सीवी होता है। तो दो किरचॉफ्स इक्वेशन हो गए। देखो उसको फिर से इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, देखो ये तो बहुत और हाई लेवल है। देखो इधर सब पढ़ा देता हूं, तुम लोग को जितना दिमाग में घुसे घुसा देना, बाकी छोड़ देना, सिंपल बात है ना। T1 अपॉन, ऐसे लिखेंगे T2 माइनस T1। अब देखना मैं समझाता हूं ये कैसे, वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कहां से आया, ध्यान से देखो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच T2 डेल्टा एच T1 इज इक्वल टू, ऐसे लिख दो क्या, आप बोलो ना, अरे बोलो, ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहां तक लिख दिए। अब हम क्या करते हैं ना, देखो इस T2 माइनस T1 को उसने क्या बोल दिया है, dt, तो इसके जगह क्या लिख देंगे, डेल सीपी dt। देखो dt तक लिखा है। अब देखना, डेल्टा एच एट T2, इसको उधर RHS में फेंको ना, तो क्या बचेगा, डेल्टा एच एट T1 प्लस डेल सीपी dt, और इसमें मार दिया है क्या,
इंटीग्रेशन। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ। देखो वहां लिखा है ना, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, मतलब कुछ किया नहीं है। ये जो टर्म है ना, T2 - T1, इसको हम dt करके इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब यहां पे देखो, अभी तो समझना है ना, इसका मतलब ये जो डेल्टा सीपी होगा ना, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, वो किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। तो इसका कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, अभी हम क्वेश्चन किए थे ना, जब जब टेम्परेचर के फंक्शन वाले सीपी आते हैं ना, उसका एक वेरिएबल फॉर्म में इक्वेशन होता है, उसको यहाँ रख करके क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो इससे जो सवाल बनेंगे उसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। वैसे अभी तक आया नहीं एग्जाम में, इसके ऊपर आ सकता है भविष्य में। ये सवाल खुद से करके देखो तो 1 मिनट में। नीचे एक सवाल दिया है मोलर हीट कैपेसिटी करके, बहुत लंबा सवाल है, पहले पढ़ करके देखो, वहां हिंट भी दिया है, बना कर देखो तो बनता है। तो इसका डीपीबी मैं देता हूँ, 40-50 सवाल दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं। तो पार्ट 2 का पहला लेक्चर था, इसमें कल का लेक्चर में तो अभी हम और किसके बारे, किसका किसका, नहीं क्यों रख सकते हो, वो जब 1 मोल होगा तब ना, 1 मोल है ही नहीं तो कैसे कर सकते। तो सीपी नहीं है तो तुम निकाल, अभी अभी सिखाए हैं कि सीपी से सीबी कैसे निकालते हैं, तो निकालो। और यहाँ सीबी की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्यों, पढ़ करके देखो क्या पूछा है। इस सवाल में पूछा है हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच पूछा है ना, डेल्टा यू पूछा ही नहीं है। तो डेल्टा यू पूछेगा तब सीबी की जरूरत पड़ेगी, तो इसके फॉर्मूले में देखो पुट कर दिया है सीधे सीधे, देख लो ध्यान से क्या किया है। डेल्टा एच T2 पूछा है ना, क्या डेल्टा एच एट T1 क्वेश्चन में दिया है, पढ़ के देखो, कहीं तो लिखा है, लिखा है 24, 24 रख दिया। T2 - T1 की जगह 50 कैसे होगा बताओ तो, क्योंकि टेम्परेचर 200 है, फिर एक और कौन सा है 250, तो डिफरेंस कितना हो गया 50। आगे लिखेंगे डेल्टा सीपी, डेल्टा सीपी का मतलब ही बताए थे ना, प्रोडक्ट का सीपी माइनस रिएक्टेंट का सीपी। प्रोडक्ट में कौन है, आयोडीन गैस, और गैस का सीपी वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है, कितना लिखा है पढ़ो तो, स्टार्टिंग के लाइन में पढ़ो ना, आयोडीन वेपर और आयोडीन सॉलिड। तो पहले वेपर लिखा है ना, तो वेपर वाला वैल्यू पहले कितना है 0.031, तो वेपर में से सॉलिड को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा डेल्टा सीपी, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, अब प्रोडक्ट में गैस है और रिएक्टेंट में क्या है सॉलिड है, तो उसको डिफरेंस लेके लिख दिया है, खत्म। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, सिंपल तो है। तो ऐसे करके हम, यानी किरचॉफ्स इक्वेशन से सवाल कैसे आते हैं, कैसे हमको पता चलेगा किरचॉफ्स का सवाल है, जब डेल्टा एच किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, टेम्परेचर के। दो अलग अलग टेम्परेचर पे जब भी कोई सवाल पूछे, समझ लो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, किरचॉफ्स इक्वेशन। जेई में सवाल आते हैं, मेंस में ध्यान रखना, आया हुआ सवाल है, कराएंगे हम, ठीक है। अगला एक टॉपिक आता है बॉम्ब फिगर, नहीं बॉम्ब कैलोरीमीटर, चलो अब देखते हैं क्या है। इसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो तुम लोग ये तो देख सुने होगे ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर नहीं सुने हो तुम लोग, फिजिक्स में सर पढ़ा दिए क्या, फिजिक्स में, तो ये फिजिक्स में पढ़ना लगता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखो, तो अभी हम पढ़ेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या करता है, बॉम्ब फिगर को चेक करता है, उसकी गर्मी कितनी है। देखो जरा ध्यान से, उसमें लिखा है, पढ़ो तो 3 लाइन ध्यान से, क्या लिखा है, ये लास्ट ही खत्म हो गया। अच्छा लिखा है ना कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम एक्सपेरिमेंटली दो चीज निकाल सकते हैं, क्या क्या, हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ कंबशन मतलब क्या, किसी चीज को जब जलाते हो तो जलने पर जो हीट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम पढ़े थे आयनी एक के, उसमें इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़े होंगे कि जब एसिड और बेस, हम तो ऐसे पहले पढ़ा है, मोल में पढ़ा है कि एसिड बेस रिएक्शन करता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन के दौरान जब तुम किसी बीकर में एसिड बेस रिएक्शन कराओगे ना, तो बीकर धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो गर्म होता है ना, तो गर्म क्यों होता है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान कुछ हीट निकलती है, और उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये दोनों प्रकार के हीट को हम निकाल सकते हैं, एक डिवाइस है उसका नाम क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। और निकालने के लिए देखो इसमें 2 पॉइंट में लिखा है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है पहले पढ़ो तो, इट इज ए क्लोज सिस्टम, मतलब ये खुला हुआ डिवाइस नहीं है, क्या है, बंद है। और बंद डिवाइस के अंदर जो हीट निकलता है, उस हीट को डेल्टा एच बोलते हैं कि डेल्टा यू बोलते हैं। तो देखो थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, बाय यूजिंग कैलोरीमीटर वी फाइंड क्या, डेल्टा यू नॉट डेल्टा एच। ये ध्यान रखना, कैलोरीमीटर से डेल्टा एच नहीं निकलता है, डेल्टा यू। और वो निकालने के लिए देखो फॉर्मूला दिया, दो फॉर्मूले हैं। हीट ऑफ कंबशन अगर तुमको निकालना है तो देखो तो फॉर्मूला कैसे लिखा है, पढ़ते हैं। फॉर्मूला लिखा है सी डेल्टा टी इंटू
एम अपॉन एक्स। चलो एक एक चीज का इंफॉर्मेशन लेते हैं। सी के बारे में क्या लिखा है, पढ़ो तो। हीट कैपेसिटी सी है, हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। एम किसका मास है, देखो तो पढ़ो तो। मोलर मास, किसका मोलर मास, देखो लिखा है ना। हाँ जिसका जलेगा, जिसका जलेगा ना, मान लो हम जला रहे हैं कार्बन का, तो कार्बन का जल रहा है तो कार्बन का मोलर मास रखेंगे। एक्स क्या है, किसका मोलर गिवन मास। हाँ जो जल रहा है, मतलब जो जल रहा है उसका मोलर मास कहां रखोगे, ऊपर, और उसका गिवन मास नीचे। तो ये पूरा किसको कैलकुलेट करके दे देगा तुमको, डेल्टा यू को। और इसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में निकालने के लिए देखो फॉर्मूला लिखा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एम एस डेल्टा टी। एम क्या है पढ़ो तो, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस विच इज इनसाइड द कैलोरीमीटर। एस क्या है, हीट कैपेसिटी, और फिर से डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। कुल मिलाकर कुछ है नहीं, सब फॉर्मूले हैं। इसका अगर हम एप्लीकेशन करके देखें क्वेश्चन में तो पता चलेगा कैसे हमको सॉल्व करना है। भाई कुछ है नहीं, कोई चैप्टर में भाई कुछ है नहीं, ये छोटी छोटी मोटी चीजें हैं। तो ये मैं तुमको आज बताया ना। हाँ ये पूरा कितने पेज है, दो, दो चार, दो छः एक नहीं, दो, दो चार, दो छः एक, सात है, सात है। टोटल 7 पेज है। ऐसे आगे पीछे करके देखोगे तो 7 पेज है। तो ये मैंने कराया, इसके सवाल हमको भी करने पड़ेंगे। तो कुछ देखो तो कितने फॉर्मूले, फॉर्मूला बहुत हो गया, लेकिन सारा फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम देखो हीट कैपेसिटी के, तुम्हें लगेगा कि तीन चार फॉर्मूले हैं, पांच, लेकिन चार पांच नहीं है, एक ही वैरायटी है, खाली उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिख लेना है। तो कुछ ज्यादा तो चेंज नहीं करना तुमको पड़ेगा, आसान है वैसे। तो ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ना, इसका मैं एक सवाल कराता हूँ, देखो सुनना। हाँ देखो तो, कॉपी निकालो ना, मैं सवाल लिखता हूँ बॉम्ब कैलोरीमीटर का। नमस्ते जैसे, कहाँ गया। थर्मोडायनेमिक्स, कल पढ़ाएंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो इसका सवाल मैं कैलोरीमीटर का तुमको देता हूँ। देखो तो, the standard heat of combustion of graphite इतना है, amount of heat generated on the combustion of। चलो एक दो सवाल मैं देता हूँ, फटाफट अभी क्वेश्चन करो तो, लिखो, लिखो तो। अब आगे आधे घंटे सवाल करते हैं आज की कक्षा का। तुम एक काम करो, 7 पेज छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद ही सवाल करना चालू करो, क्योंकि 7 पेज लिख लेना खुद से, काउंट करके 7 पेज छोड़ दो नोट में। अब ये क्वेश्चन नोटबुक में लिखना है, मेन नोटबुक में। लिखो तो, नोटबुक में लिखो, हीट ऑफ कंबशन ऑफ, 7 पेज छोड़ दो, 7 पेज लगेगा, 7 पेज लिखा है, बेंजीन गिव्स CO2 एंड H2O, given heat of combustion of benzene at constant volume is -3263.9 kilojoule per mole, then find heat of combustion of benzene at constant pressure, at constant pressure। ये क्वेश्चन आया है, ये पूछा हुआ सवाल है, जेई 2018। देखो ये सवाल हम कैसे करेंगे इसको बताता हूं, पहले सवाल लिखो, अभी हम करेंगे, चार पांच सवाल बताता हूं इसे। फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत सारे फॉर्मूला हो गया।
पता है आज का कि न्यूज पता है क्या है? सभी लोग ध्यान दें। अब रिलेशनशिप में टाइम पास और धोखा देने पर होगी जेल। ठीक है, कि सरकार का नया नियम आया है। और क्या है, आप सुनो। अब रिलेशनशिप में जानबूझकर धोखा देकर पैसे या फायदा लेने अपराध माना जाएगा। अब सुनो, अगर शुरू से ही धोखा देने का इरादा हो और सामने वालों से पैसा खर्च करवाया जाए तो भी अपराध है। ठीक है। झूठे वादों से गिफ्ट ट्रिप या ऑनलाइन पैसे मंगवाए जाएं और बाद में रिश्ता तोड़ दिया जाए, ये भी अपराध है। सुन लो। राइट। हाँ, सिर्फ रिश्ता। हाँ, क्या है? हाँ, आगे सुनो। सिर्फ रिश्ता टूट जाना या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलना अपने आप में अपराध नहीं है, परंतु अपराध तभी माना जाएगा जब धोखे का इरादा और नुकसान साबित हो। मतलब किसी से अगर तुम तोड़ा, उसको नुकसान हो गया ना, तो वो गलत है। पैसे ट्रांसफर, यूपीआई, बैंक स्टेटमेंट, गिफ्ट, बिल या होटल, ट्रेवल के सबूत, चैट मैसेज, कॉल रिकॉर्ड या वॉइस नोट जिसे धोखा साबित हो सके, ये सारे प्रमाण है ना? तो सब तुम लोग संभल लो। है ना? सामान्य धोखाधड़ी में 3 साल का जुर्माना हो सकता है ना? तो अभी धोखा दे नहीं देना भैया। जो जहां हो सेटल, आराम से उसको कंटिन्यू करो, ठीक है? बदलना नहीं है। ठीक है, नहीं समझ लो। ये अभी सरकार नियम बना रहा है जी। है ना? क्या बोलते हो? किसे? हाँ, तो इसलिए 3 साल का जेल होगा, इसलिए भी समझ लो सब। इसलिए एक ही बार सोच समझ करके बटन दबाओ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। है ना? है ना? बाबू, अरे इंपॉर्टेंट चर्चा हो रहा है। है ना? तो समझ लो, तो धोखा नहीं देने का है। धोखा देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं। हाँ, रहे धोखा देना है क्या? धोखा नहीं देना है। ठीक है। कहाँ है कर रही है? है ना? धोखा नहीं देना है। जो है अपना है, उसको कंटिन्यू करो, है ना? जैसा भी हो। है ना? अच्छा हो बुरा हो, अपना है। चलो बाबू, नहीं जेल चले जाओगे बिना मतलब में। चलो। लेकिन जो जेल जाता है ना, वही खेल करता है, इसलिए। किसका कह रहा है? देखो, सॉल्यूशन अभी हम पढ़ते हैं, सुनो। लिखा है ना, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए बेंजीन, ध्यान से सवाल को सुनना। गिव CO2 एंड H2O। यानी जब हम बेंजीन को जलाते हैं तो दो चीज निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या निकलता है? पानी पानी हो जाता है। और सुनो, गिवन क्या दिया है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बता सकते हो ये क्या है? डेल्टा एच है कि डेल्टा यू है? यू। क्यों? कांस्टेंट वॉल्यूम है, यू है, यू। तो डेल्टा यू कितना है? 3263.9 पर मोल। पूछा क्या है देखो तो। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब क्या पूछा होगा? डेल्टा एच। ये तो डेल्टा यू देख के अगर डेल्टा एच पूछा है, तो जिंदगी में एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। लेकिन ये तब लगे क्यों? तुम बोलोगे सर फॉर्मूला तो पी डेल्वी वाला भी था ना। पी डेल्वी के लिए प्रेशर वॉल्यूम देना चाहिए ना। कहीं सवाल में नहीं दिया है। सवाल में क्या दिया है? रिएक्शन दिया है। देखो, कंबसन रिएक्शन। हम बोले थे ना, रिएक्शन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ई वाला। क्या हम इसका कंबसन लिख सकते हैं? पढ़े हैं मोल के अंदर? मैं नहीं पढ़ाया था तुमको। मोल में कंबसन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो, बेंजीन का फॉर्मूला मैं लिख के देता हूं। C6H6। कंबसन कैसे कराते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइए ना, जल गया। क्या जलेगा तो बनेगा? दो आइटम निकलेगी, CO2 और H2O। चलो बैलेंस करना चालू करते हैं। यहां कितना लिखेंगे? 6। हाइड्रोजन कितना है बताओ? 12 हो गया, बोका है एकदम, खत्म आदमी है। या 3 लिखेंगे ना। ऑक्सीजन कितना है? 12 और 3 15। 15 को कैसे सेटल करें बताओ? हमने बोला था ना शॉर्टकट, 15/2 ले लो जी। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला जो आइटम होती है ना, ये गैस होती है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, लेकिन ये लिक्विड होती है। बताइए तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन हम कुछ बोल सकते हैं क्या जिंदगी में? बोलो तो कितना बोलोगे? राइट में 6, माइनस करो 1 प्लस 15/2, कितना होगा बाबू?
अरे 7:30, 7:30 है 8:30, तो 6 में से 8:30 घटाओ कितना बचेगा? 2.5, -2 पॉइंट। सही है ना, देख लो। डालो ना। डेल्ट क्या डालना था? इसको डालना है, डालो। 3263.9, ये लेकिन यहाँ किलो जुले लफड़ा हो सकता है तुमको जिंदगी में। तो हम क्या करें बोलो ना? 1000 से गुना कर दे क्या? देखो ना, 1000 से, तो जूल में हो गया। डेल्टा एन की जगह कितना लिख दे? -2.5। आर की जगह कितना लिखे? आर की जगह कितना लिखेंगे? क्यों? क्योंकि सब जूल काम हो रहा है ना, जुल जुल है, जुल जुल है ना। और टेम्परेचर कहाँ है? कहीं तो लिखा हो? नहीं लिखा है, लिखा है क्वेश्चन में 25 लिखा था। तो कितना होगा बोलो? 298। अब इसको रात भर गुना करोगे तो सुबह तक आंसर आ जाएगा। करो ना, चालू करो। है ना, इसको करो, फिर इसको करो, फिर माइनस करो, तो ऐसे करोगे तो कुछ कुछ होगा। इतना जूल आंसर आएगा। तुम बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? आया है, देखो ना। आया है ना। क्या नहीं दिया है? अच्छा, तो तुम यहां तक लेकिन किया था। हाँ, तो फिर ही क्यों बोल रहा है कि टेम्परेचर नहीं दे, बोका आदमी। और टेम्परेचर नहीं दिया हो तो कितना मानेंगे पता है तुमको? 25 ही लेते हैं। है ना। अभी बताएंगे इसे, ये लिख लो। तो ऐसे सवाल आते हैं। डेल्टा एच दे करके डेल्टा यू, या डेल्टा यू दे करके डेल्टा एच पूछेगा। तो हमारे पास हिंट क्या है क्वेश्चन में? ये हिंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम तो क्या है? डेल्टा यू। कांस्टेंट प्रेशर तो क्या है? डेल्टा एच। बाकी कन्वर्जन कर डालो। चलो बाबू, कर लो, छाप लो। पहले तो छाप लो, बाद में कैलकुलेशन वगैरह मारते रहना अपना धीरे धीरे। इसको लिख लेना पूरा। है ना, पीडीएफ को। देखो वो सूत गया, उसको उठाओ ना रे। हाँ, उठाओ उसको। और कुछ नहीं सुन रहा है बोका, मारो, खींच के मारो कान पर उसका। देखो, नहीं नहीं, मार दो, मार दो, मर्डर कर दो। अगले दिन से रसगुल्ला लेके आएंगे, जो सोएगा ना मारो मुंह पर। है ना, चटर चटर करेगा। है ना। बहुत हंस रही है। हंसो हंसो हंसो, चलेगा। कंटिन्यू। लड्डू से मारेंगे। चोकोबार, चोकोबार से। है ना। तो अभी तुम लोग का दर्द नहीं निकला है पैर का? तो उसमें, उसमें ऑयल लगाओ। उसको वो कर, क्या उसको बोलते हैं, मसाज करवाओ जा करके। है ना। मसाज करोगे पैर का तो सही हो जाएगा। उसमें क्या लगाना चाहिए? नारियल के तेल में कपूर डाल करके जब हम लगाते हैं तो ऑटोमेटिक दर्द खत्म हो जाता है पैर का। नारियल के तेल में कपूर डालो, कपूर जानते हो ना? कैम्फर। हाँ। और उससे भी नहीं जा रहा है तो एक और तरीका है, केरोसिन तेल से भी जाता है। केरोसिन तेल लगा करके आग लगा दो। साला के सारा दर्द ही जल जाएगा। है ना। आए, बाल जलेगा, तुम जल जाओगे, बोल रहे हैं बाल जलेगा। है ना। तो तुम लोग चढ़ जाओगे, ये लोग तो चढ़ गया। आए, काहे? तुम लोग नहीं आते हो? चढ़ने में डर लगता है पहाड़ पे? तो मूड क्या होता है? मूड बनाने से होता है ना। तुम, है ना, मूड क्या है ना। अरे, ये बोल रहे हैं कि जाने का हमको मूड ही नहीं है। भैया, पहाड़ पे चढ़ने का कोई मूड होता है क्या? नहीं हम इसे पूछ रहे हैं कि पहाड़ पे चलना है, तो ये बोल रहे हैं मूड नहीं है। इसे मूड की क्या जरूरत है यार? चढ़ना है, सिंपल है ना। क्या तुम लोग को मूड था क्या? नहीं ना, लेकिन गया तो चढ़ गया ना। तो हाँ, ऊपर पहाड़ पहाड़ पे चढ़ने के लिए मूड की जरूरत है। कई सारे लोग जब साथ में जाते हैं, देखो, हम नहीं चढ़े ऊपर, पता है कारण क्या है? क्योंकि बोका लोग सब आगे भाग गया, हम अकेले बच गए। तो हमारा मूड ही खत्म हो गया। तो हम नहीं चढ़े। सही बात है, साथ में रहते हैं तो जोश जोश में आके लोग चढ़ जाता है। और नहीं तो फिर लगता है ना कि यार अब क्यों, हमको मन में पता है कल क्या लगा? हमको लगा हम चढ़ के करेंगे क्या ऊपर। ये लोग तो चढ़ ही गया है। क्योंकि हम पिछले संडे को हम चढ़े थे ऑलरेडी। तो पैर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर हम सोचे कि इधर ही बैठते हैं। उधर ही हम लोग सो गए, मैं, हम और विकास रोड पे ही। तो कई लोग आकर कहा, बीच में ही सो गए। और वो तो ऐसा सो गए ना, गिर गए वो सोते सोते। तो फिर उनको उठा करके हम झाड़े पूरा। ऐसा हो गया था। ऐसा वो ऐसा सो गए थे ना जैसे कोई दारू पी के सो जाता है ना। पूरा पूरा लग रहा है कि पी के गिरे हुए हैं। तो फिर हम लोग उतर गए, हम लोग बोले कि छोड़िए, अब बच्चा लोग आएगा, चढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो मूड हो आ जाएगा, तुम लोग प्लानिंग करो। प्लानिंग अभी चल रहा है। अभी इस महीना में नहीं होगा, फरवरी में।
फरवरी में, GT6 के बाद गर्ल्स लोग का। अभी इमेज का भी फिर प्लानिंग हो रहा है फरवरी मार्च में, वाटर पार्क में। मजा आएगा। वहां जाने का मूड हो रहा है। वाटर पार्क में तुम लोग चलोगे ना? वहां नहाने का भी मौका मिलेगा। छप छप करेंगे। है ना? है ना? वाटर पार्क अच्छा चीज से होता है, तुम लोग गए हो ना? बड़े अच्छा, वाटर पार्क में पानी ठंडा होता है गर्म होता है? तो ज्यादा मजा किस में आता है, ठंडा में गर्म में? ठंडा में ज्यादा आता है। नहीं, ठंडा में ठंडा लगेगा ना, इसी से करेगा कापेगा। लेकिन पता है वाटर पार्क में हम नहीं नहाते, पता है क्यों? हमको बहुत एक डाउट होता है। चलो मान लो कोई इसमें टॉयलेट कर दिया हो, तो क्या वो नहाने लायक है क्या? इसीलिए हमको कई बार लोग ले जाते हैं, हम खाली देखने में मजा आता है, देखो। लेकिन हम उसमें जाते नहीं, हमको लगता है मान लो इस साला गया, इतना सारा लोग नहा रहा है, कोई तो टॉयलेट कर ही देगा भैया, कोई देख रहा है, प्रूफ क्या है कि टॉयलेट नहीं किया होगा। और आजकल के लौंडे लोग 16-17 साल की तो और बदमाश होते हैं। अब ये तो जानबूझ के करेंगे, उसमें नहीं भी आ रहा है फिर भी कर देंगे, है ना? तो अगर उसमें टॉयलेट कोई कर दिया, तुम जा करके नहा रहे हो, तो इधर कितना कचरा है यार। इसीलिए हम वाटर पार्क में कभी नहाते नहीं है, देखो खाली। लेकिन तुम लोग, कई लोग बोलते हैं कि नहाना आए। इसीलिए इवन के स्विमिंग पूल में भी हमको नहाने का नहीं मन करता, उसका रीजन यही है, क्योंकि लोग उसमें टॉयलेट कर देते हैं, है ना? नहीं, समुद्र देखो, पानी का अगर बड़ा है ना चीज, अब बोलोगे कोई समुद्र में टॉयलेट कर दिया तो तुम्हारा टॉयलेट में इतना दम नहीं है कि समुद्र को बदल देगा। है ना? ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा टॉयलेट करने से समुद्र ही कंटामिनेट हो गया भाई। पेपर में नाम आएगा कि, है ना, कि देखिए विद्या सरिता के एक लड़के ने टॉयलेट कर दिया, इसकी वजह से पूरा समुद्र जो है वो खराब हो गया है। उसका पानी जो है खट्टा हो गया है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो तुम्हारे टॉयलेट करने से थोड़े मोड़े हो सकता है, किसमें प्रॉब्लम, स्विमिंग पूल वगैरह में। अब मान लो जिसमें 150 अगर आदमी कूद गया, 150 भी अगर टॉयलेट कर दिया, तो समझ रहे हो, अगर एक व्यक्ति 250 ml भी टॉयलेट करेगा, तो 150 × 250, साला के। है ना? चलो ठीक है, आगे लेते हैं। तो इसीलिए कभी भी स्विमिंग पूल में नहाना नहीं चाहिए। आए किस पे? है ना? इसीलिए हमको डाउट लगता है हमेशा, है ना? कई लोग भी हमारे सब छोटे छोटे घर के भाई लोग है, सब जाता है, लोग खूब नहाता है। हमको बोला चला, लेकिन नहीं भाई, हमको फेरी में भी नहाएगा तो हम नहीं नहाएंगे, पूरा कचड़ा है। चला, बिहार में तो लोग और ज्यादा करता है। ऐसा है। ये बड़ा समस्या है। फिर भी तुम लोग कुआं में, कुआं में नहाओगे? तो कितना लोग कुआं में कैसे कूदेगा, 150 लोग? नहीं नहीं, कुआं में नहीं नहाना चाहिए, कुआं में सांप रहता है अंदर, अंदर में। हाँ, है ना? तो इसीलिए सोच समझ के नहाना चाहिए, नहीं लफड़ा हो जाएगा फिर जिंदगी में। ए बॉम्ब फिगर कैलोरीमीटर हैज 24 ग्राम मीथेन। लिखो, तो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है। अंडर गो कम बशन इफ हीट कैपेसिटी इज 0.2, देन फाइंड डेल्टा यू। गिवन में लिख लेना, T1 20 डिग्री सेल्सियस, T2 40 डिग्री सेल्सियस। निकाल दो भाई, डेल्टा यू आप निकाल दो। फॉर्मूला है सी, क्या था? C × डेल्टा T, m/x। डाल दो, निकल जाए। सब फॉर्मूला में दिया रहता है, उसको बस रख देना है। मजा आ रहा है रे। आए।
तुम्हारा लेक्चर छूटा था ना? कितना लगे छूटा है? कितना छूटा है? देखी है। लो, तो तुमको तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये समझ में आएगा वैसे, है ना उसमें। लेकिन पीछे का थोड़ा तो आना चाहिए। एक बार रिकेप कर लेना, देख लेना उसको। डाल दो। सी डाल दो, डेल्टा टी डाल दो, एम डाल दो, एक्स डाल दो, सब डाल दो, फिर निकाल दो किसको? डेल्टा यू को। हम्म। क्या हुआ रे? लिखो ना। पूरा नींद एकदम लगता है तुमको अंदर से आ रहा है। दिन भर तो सोया ही होगा तुम लोग ना, रात से लेकर के 3 बजे तक, कहीं तो नहीं। राज सर ने तो मैसेज बोला था, लिखा था 3 बजे तक सोना है। तो रात में कितने बजे तक तुम लोग सोया? 11, 12? 11। बस नंबर 3 तो पहले आया था, जिसमें मैं था। बस नंबर 3 में सबसे पीछे कौन सा है बस? 4 सबसे पीछे। कितने बजे? 10:30। हमारा वाला बस आ गया था 8:45 में। पौने क्योंकि तुम लोग मंदिर गया था क्या? हाँ, इसीलिए वो हमारा वाला बस मंदिर नहीं गया। हाँ, मंदिर नहीं गया, सीधा निकाल दिए। अच्छा। मजा लेकिन आया खूब। नहीं। अच्छा। अब अभी तो अभी ना, अभी सीधा वाटर पार्क होगा मे बी फरवरी या मार्च में। है। वेट एंजॉय। लोनावला। कौन सा पार्क? थीम पार्क। ये कहाँ पे है? लोनावला में? वो देखेंगे, तुम लोग से सजेशन लेंगे कौन बढ़िया है। उसके बाद डिसाइड। देखते हैं ना, टेंशन क्या को ले रहा है। अभी तो पहले ये लोग को एक बार पहाड़ पे ये लोग को देखता है, चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। हम्म। अच्छा, 8 बाई। चलो भैया। सी डेल्टा टी एम एक्स 24 डाल दो, कर दो, निकल गया। इतना जुल्म आंसर आएगा, खत्म। तो यही था, कुछ है नहीं। तो ये पार्ट 2 खत्म नहीं हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, अभी बहुत पढ़ना है। अभी कम से कम 2 लेक्चर और लगेंगे पार्ट 2 में। वेडनेसडे थर्सडे को खत्म होगा। तो आज हमने पार्ट 2 में इतना चीज पढ़ा दिया एक ही दिन में। पूरा फॉर्मूला लिख लो एक जगह, हम डीपीपी बेचते हैं। आज तो कोई डाउट सेशन है नहीं, कल डाउट क्लास होगा, नॉर्मल क्लास होगा। तो आज तुम लोग बना लेना घर जाने के बाद। ठीक है भाई, हरे कृष्ण।